हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी का 5 में क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सब ठीक है, सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। मैं आप सभी को ग्रामर के सब्जेक्ट के ऊपर लेकर के चला था और ग्रामर के सब्जेक्ट में हम लोग पहला जो टॉपिक अपना उठाए थे वो उठाए थे क्लास 11-12 के लिए। वो हमने उठाया था नरेशन को। और कल नरेशन के बारे में हम लोगों ने बेसिक जानकारियां ले ली थी और उसके एक टाइप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और उसमें मैंने टाइप्स आपको समझा दिए थे कि कितने टाइप के सेंटेंसेस हमारे पास में आने हैं। और दूसरी चीज उसमें क्या क्या चीजें, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है ना, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, इन सभी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और उसमें होने वाले जो चेंजिंग थे उस चेंजिंग में सबसे पहली चेंजिंग हम लोगों ने पढ़ ली थी, क्या कहते हैं, चेंज ऑफ द टेंस। तो आज हम अपने दूसरे चेंजिंग को उठाएंगे, चेंज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेकंड जो चेंजिंग हमको देखनी है वो सेकंड चेंजिंग हमको देखनी है चेंज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। चेंज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स। चेंज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब्स। अब इस हेल्पिंग वर्ब्स की बातें करेंगे हम लोग डिटेल में, ये कैसे चेंज होता है। तो दो कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को मैं अब डीएस लिखूंगा और इनडायरेक्ट स्पीच को मैं INDS लिखूंगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। जो सबसे पहला टेंस था हमारा, जो जो सबसे पहला टेंस है हमारा वो है प्रेजेंट टेंस था। तो प्रेजेंट टेंस में क्या आता है हमारा, इज एम आर के साथ में, इज एम आर के साथ में हमारा आता है वर्ब के फर्स्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये हमारा चेंज हो जाता है वॉज वर्ब के साथ में, वॉज वर्ब के साथ में वर्ब के सेकंड फॉर्म में। दूसरा टेंस हमारा क्या था, दूसरा टेंस हमारा प्रेजेंट। इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से लिखता हूं, नहीं तो ये कलर अच्छे से शो नहीं होगा। तो सबसे पहला मैंने आपसे बताया कि हमारे पास में आएगा इज एम आर के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ये हमारा चेंज हो जाएगा वॉज वर्ब के साथ में, वॉज वर्ब के साथ में वर्ब के सेकंड फॉर्म में। इसके बाद आएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या यहाँ जगह क्या हो जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। तो ये बेटा हम चेंज कर देते हैं वर्ब के सेकंड फॉर्म में। अगर आपको डू या डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिले तो इसे बेटा हम चेंज कर देते हैं डिड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद हमारा टेंस आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो उसमें हम लोग इज एम आर, इज एम आर के साथ में अगर हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING को लेते हैं तो ये हमारा चेंज हो जाता है वॉज वर्ब के साथ में, वॉज वर्ब के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING में। इसके बाद आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हैज, हैव के बाद आपका आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, तो ये लगता है हैज या हैव के साथ में बीन आता है और बीन के बाद
बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, तो इसे हम चेंज कर देते हैं हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो दो चीजें और मिल रही हैं, जरा इधर की ओर देख लेते हैं उन दोनों पार्ट को। यहां जगह अगला हमारा है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो अगला हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में दो कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन होगी कि केवल और केवल हो सकता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, या हो सकता है बेटा डिड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आए, फर्स्ट फॉर्म। तो ये दोनों सिचुएशन अगर हमारे सामने आती है तो इसको हम चेंज कर देंगे, इसको हम चेंज कर देंगे हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में, दोनों कंडीशन को। फिर हमारे पास में आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा क्या होता है, वॉज वर्ब के साथ में हमारे पास में आता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं, इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं हैड प्लस बीन, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी में। फिर हमारा आता है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो हमारा होता है वो होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये मैंने बताया था आपसे कि ये नो चेंज होता है, नो चेंज होता है। नो चेंज कहने का क्या मतलब है कि अगर ये आपको लिखा हुआ मिलेगा तो आप इसे हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में ही रखेंगे। इसके बाद हमारा आता है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये बेटा जब हम चेंज करेंगे तो ये भी नो चेंज होता है, मैंने समझाया था। तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये हमारी बात रही किसकी, टेंसों के बारे में। कल हमने चेंज ऑफ द टेंस पढ़ लिया था और आज हम लोगों ने उसी टेंस के उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़े। तो आशा करते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब्स आपको समझ में आई हैं। एक बार मैं समझाते हुए चीज़ों को आगे की ओर बढ़ाता हूँ। ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे पास में वो इज एम आर के साथ में क्या आती है, इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जब हम इसका नरेशन बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो इसे हम लोग वॉज वर्ब के साथ में वर्ब के सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। दूसरा हमारे पास में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने क्या बताया कि ये हमारा क्या होता है, इसकी दो कंडीशंस होती हैं, क्योंकि इसके अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब ना लगने के कारण इसमें दो टाइप के मेन वर्ब आते हैं। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, और अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लगाते हैं यस या ईएस, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो उसके साथ में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और यहां जगह देखेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाता है किसमें, वर्ब के सेकंड फॉर्म में। और उसी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब में कौन से वर्ब्स, डू और डज का, तो जब इसका यूज कर लेते हैं तो ये हमारा डू डज जैसे ही आता है तो ये मेन वर्ब कौन सा ले लेता है, फर्स्ट फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब आने के कारण हमें पास्ट में भी हेल्पिंग वर्ब को लेना पड़ता है और यहाँ जगह भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज एम आर, और जो मेन वर्ब होता है हमारा वो कौन सा होता है, आईएनजी। तो ये हमारा चेंज हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको समझाया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब, है ना, और मेन वर्ब हमारी क्या लग जाएगी, आईएनजी। फिर आते हैं पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज या हैव, और मेन वर्ब क्या लेकर के आता है, थर्ड फॉर्म।
तो बेटा ये चेंज हो जाता है हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। और इसके बाद जो अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को देखेंगे तो ये हैज या हैव के बाद आता है बीन, और बीन के बाद में आता है आईएनजी। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ जगह देखेंगे तो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये हमारे सारे पार्ट रहे प्रेजेंट के। अब इधर बात हमने करी है पास्ट की, तो इसको भी लगे हाथ देख लीजिए। देखिए पास्ट में दो कंडीशन होती है। अगर सेंटेंस हमारा क्या है, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है पास्ट का, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का कोई भी यूज नहीं होता है। तो वहां जगह हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और जैसे ही नेगेटिव टाइप से सेंटेंस शुरू होता है तो हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे ही हेल्पिंग वर्ब लगती है तो वो वर्ब की कौन सी फॉर्म ले लेती है, फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में जो मेन वर्ब हमें दे करके रखी है वो सेकंड फॉर्म हो या डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो इन दोनों को हम चेंज कर देते हैं हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में। ठीक है। अगर आगे की ओर बढ़े तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस अगर देखें तो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वॉज वर्ब, और कॉन्टिन्यूअस होने के कारण मेन वर्ब क्या लगी, आईएनजी। तो ये चेंज हो जाता है हमारा हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी में। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने आपको बताया था कि चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसके बाद हमारे पास में पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और मैंने आपसे बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो हमारा होता है वो होता है नो चेंज। तो नो चेंज कहने का सेंस बेटा केवल और केवल इतना है कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिल रही है तो हेल्पिंग वर्ब में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। फिर चौथा हमारे पास में आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखोगे तो ये हमारा क्या आता है, हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी। तो ये भी क्या होता है हमारा, एनसी होता है, यानी नो चेंज होता है ना, नो चेंज होता है। तो इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, बिल्कुल उसी के जैसे रख देते हैं जैसे वो आया। तो अभी हमने दो प्रकार के परिवर्तन के बारे में समझा। पहला परिवर्तन कल मैंने आपको समझाया था कि कैसे टेंस बदलते हैं, और दूसरा परिवर्तन आज मैंने आपको सिखाया कि कैसे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते हैं। आशा करते हैं कि यहाँ जगह तक की चीजें आपको समझ में आई हैं। तो एक बार आप इसे लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे की ओर। चलिए, अपने पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। और अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे चेंज ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की। चेंज ऑफ द other parts of speech, other parts of speech। चेंज ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। इसमें हम वापस से वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, डीएस यानी डायरेक्ट स्पीच, और यहां जगह लिख रहे हैं आईएनडीएस यानी इनडायरेक्ट स्पीच। दो कॉलम बनाएंगे बच्चों, और दोनों कॉलम को लेकर के हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी चीजों को। सॉरी, जैसे अगर आपको लिखा मिला विल, ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा वुड में। आपको लिखा मिलेगा सेल, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा शुड में। अगर आपको लिखा मिला कैन, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा कुड में। अगर आपको लिखा मिलेगा मे, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा माइट में। अगर आपको लिखा मिलेगा वुड, तो बच्चों ये नो चेंज होगा। नो चेंज कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वुड को वुड ही रखेंगे। और अगर हमें लिखा मिल गया शुड, तो शुड को हम लोग शुड ही लिखेंगे। अगर हमें लिखा मिल गया कुड, तो कुड को हम लोग कुड ही लिखेंगे। आपको लिखा मिल गया अगर माइट,
तो माइट को हम लोग माइट ही लिखेंगे, माइट को हम लोग माइट लिखेंगे। इसी चेंजिंग को हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं, वापस से दो कॉलम बनाते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इसी कॉलम को हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं, यहां लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए वापस से वही दो कॉलम, अगर सेंटेंस में आपको लिखा मिले दिस, अगर सेंटेंस में आपको लिखा मिले दिस तो ये बदल जाएगा दैट में, दैट लिखा हुआ मिलेगा तो नो चेंज, आपको लिखा मिलेगा दिस तो ये बदल जाएगा बेटा दूज में, आपको लिखा मिलेगा हैंस, हैंस तो ये बदल जाएगा देंस में, आपको लिखा मिलेगा हियर तो ये बदल जाएगा देयर में, आपको लिखा मिलेगा नाउ तो ये बदल जाएगा देन में, अगर आपको लिखा मिलेगा टुडे तो आप इसे बदल देंगे दैट डे में, दैट डे में, आपको लिखा मिलेगा टू नाइट ये बदल जाएगा आपका दैट नाइट में, दैट नाइट में। दो चीजें और बच रही हैं लगे हाथ, उसे भी कर लेते हैं। वापस से मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्ट स्पीच और यहाँ मैं लिख रहा हूँ इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपको लिखा मिले बेटा यस्टरडे, यस्टरडे तो ये हमारा बदल जाता है द प्रीवियस डे में, द, काम करते हैं इसको सेकंड पेज में ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसे आप लिख लीजिए, फिर मैं दो पार्ट और बचे हुए हैं मैं आगे की ओर कराता हूँ। देखिए जब भी हम क्या करते हैं बेटा अपने सेंटेंस को या डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चीजों को बदलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं तो इसकी ओर भी हमें ध्यान देना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, अगर आपको बिल लिखा हुआ मिल रहा है तो हम इसे वुड में बदलेंगे, सेल लिखा हुआ मिल रहा है तो शुड में, पेन लिखा मिल रहा है कुड में, माइट वुड वुड में ही रहेगा, शुड शुड में रहेगा, कुड कुड में रहेगा, माइट माइट में रहेगा। अगर आपको दिस लिखा मिल रहा है तो दैट में, दैट लिखा मिल रहा है नो चेंज, दिस लिखा मिल रहा है दोज में, हेंस लिखा मिल रहा है देंस में, हियर देयर में, नाउ देन में, टुडे दैट डे में, टू नाइट दैट नाइट में। आशा करते हैं कि ये पार्ट आपको समझ में आया है, एक बार आप इसे नोट डाउन करें फिर हम बात करते हैं आगे की। देखिए मैंने आपको क्या समझाया था कि नरेशन की हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मूवी बना रहे हैं और उस मूवी को बनाने से पहले उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, यानी एज अ ट्रेलर। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके ट्रेलर को रिलीज कर रहे हैं, फिर मूवी के अंदर चलेंगे अच्छे से। तो आप इसे एक बार क्या करिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे की ओर। चलिए नरेशन के हम लोग दो चीजें इसमें और बची थी, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहले लिख लेते हैं फिर बात करेंगे आगे की ओर। तो यहां देखा मैं लिख लेता हूं डायरेक्ट स्पीच और एक मैं लिख लेता हूं इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तो एक हमारे पास में बच रहा था यस्टरडे, हमारे पास में बच रहा था यस्टरडे, यस्टरडे।
तो ये हमारा बदल जाता है। मैं कलर थोड़ा सा इसका चेंज कर दूं, नहीं तो इसी में मिक्स हो जाएगा ये। यस्टरडे, यस्टरडे, तो बेटा ये हमारा बदल जाता है द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में, या इसे ही हम लोग बदल सकते हैं द डे बिफोर में, द डे बिफोर में। अब हमारे पास में एक आता है टुमारो, टुमारो, और ये हमारा जो होता है ये हमारा बदल जाता है द फॉलोइंग डे में, द फॉलोइंग डे में, या बदल जाता है द नेक्स्ट डे में। तो ये हमारे तो बचे हुए थे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के चेंजिंग में। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम सोल्यूशन देखते हैं ना, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं जब एग्जाम वगैरह का टाइम आता है तो वो कॉन्सेप्ट को ना ले चल के वो कहाँ चले डिपेंड हो जाते हैं विद्या के ऊपर। तो जो सीरीज आती है, मैं सीरीजों की अगर बात करूँ तो सीरीजों में आपको अलग अलग चीजें देखने को कभी कभी मिलती हैं, है ना। तो इसीलिए सीरीजों में जो जो चीजें आपको देखने को मिलती हैं, मैं उन सभी सीरीजों की बात कर रहा हूँ। तो किसी न किसी में क्या होता है, द प्रीवियस डे में चीजों को डिफाइन कर देते हैं, और किसी किसी सीरीज में आपको द डे बिफोर भी देखने को मिलता है, यस्टरडे को। ऐसे ही टुमारो को आपको किसी किसी सीरीज में देखने को फॉलोइंग डे भी मिलता है या बुक्स में भी, और किसी किसी में द नेक्स्ट डे भी मिलता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चीजें एक ही हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होप। तो एक बार आप इसे नोट डाउन करें, फिर चलते हैं आगे की ओर। हम लोगों ने आज दो चेंजिंग के बारे में पढ़ा, और वो दोनों चेंजिंग क्या थी, उस दोनों चेंजिंग को भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग अपने तीसरे चेंजिंग की ओर बढ़ेंगे। अब हम लोग अपने तीसरे चेंजिंग की ओर बढ़ेंगे। वो तीसरा चेंजिंग हमारा है क्या? वो तीसरा चेंजिंग है हमारा, पहले हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में, फिर इसके चेंजिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम बना रहे हैं प्रोनाउन टेबल, प्रोनाउन टेबल। और ये बेटा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा पार्ट है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन के टेबल को पहले हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जगह लिख ले रहे हैं पर्सन, हमने यहाँ पर लिखा पर्सन। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। यहां पर मैंने लिखा नंबर, नंबर। यहां पर मैंने लिखा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। केस, और यहां पर हमने लिखा पजेसिव केस। और पजेसिव केस में भी हम लोग पजेसिव प्रोनाउन को लेकर के चलेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव केस। और पजेसिव केस में भी मैंने बताया कि हम किसको लेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव। चलिए भाई प्रोनाउन के टेबल की बात करते हैं डिटेल में। प्रोनाउन के टेबल की हम लोग डिटेल में बात करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे पर्सन की। तो सबसे पहला हमारा जो पर्सन आता है वो आता है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्टिव केस हमारा होता है वो होता है ही। गड़बड़ हो गया यार, मेरे ही दिमाग से निकल रहा। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है बेटा? आई और वी, ठीक। इसके बाद हम सेकंड पर्सन की ओर बढ़ेंगे। तो सेकंड पर्सन में मैं आपके सामने दो बार यू को लिख रहा हूं। अभी ये दो बार क्यों लिखा ये भी समझा देता हूं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में हमारे जो प्रोनाउंस आते हैं ही, शी,
इट, दे और नेम। नेम या नाउन कह लो, ज्यादा अच्छा है। ठीक, तो अगर फर्स्ट पर्सन में हम लोग नंबर की बात करें तो आई जो हमारा होता है बेटा वो होता है सिंगुलर नंबर। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं इसका। आई जो हमारा होता है वो होता है सिंगुलर। चलो कोई नहीं। आई जो हमारा होता है वो होता है सिंगुलर, और वी जो हमारा होता है वो होता है प्लूरल। वी जो होता है हमारा वो क्या होता है, प्लूरल। ऐसे ही इसके अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, और बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। पजेसिव केस की ओर बढ़ेंगे तो मी का होता है माई, अस का होता है आवर। यू की अगर बात करें तो यू को मैं दो बार लिख रहा हूं, एक बार मैंने लिखा सिंगुलर, अभी बात कर लेंगे, सिंगुलर, और एक बार मैंने लिखा प्लूरल। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू, और इसका पजेसिव केस होता है बेटा योर, और इसका भी पजेसिव केस होता है योर। यहाँ ही की बात करें तो ही हमारा क्या होता है बच्चों, ही हमारा होता है सिंगुलर। शी भी हमारा होता है सिंगुलर। इट भी होता है हमारा सिंगुलर। दे होता है हमारा प्लूरल। प्लूरल, और नाम हमारा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। चलिए आगे की और चीजों को बढ़ाते हैं। तो ही का अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं तो ही का ऑब्जेक्टिव केस आपको देखने को मिलेगा ही, पजेसिव केस देखने को मिलेगा हिज। सी का होता है सी, हर हर। इट का देखेंगे बच्चों तो इट का इट होता है, और इसका जो पजेसिव केस होता है वो होता है इट्स। दे का देखेंगे तो यहाँ पर दे का होता है देम, और यहाँ होता है दियर। और नाम बेटा डिपेंड करेगा कैसा है। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहूंगा, छोटा करके मुझे कुछ चीजें इसमें और समझानी है। ठीक है, अब इसमें अगर एक चीज आप देखेंगे, मैं इसके पार्ट्स को जरा अलग अलग कर दूं जिससे समझाने में मुझे आसानी होगी। चलिए अब हम बात करेंगे इसी प्रोनाउन के ऊपर, और इसी प्रोनाउन में हम सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहली चीज कि अगर आप देख रहे होंगे तो जितने भी पर्सन है हमारे वो अपने अपने प्लूरल लेकर के आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन का अगर प्लूरल आपसे पूछा जाए तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या हो जाएगा, बी, है ना। सेकंड पर्सन में मैंने आपसे बताया, मैंने दो बार यू लिखा, तो कुछ बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा कि सर तुम मूर्ख बना रहे हैं। क्यों सर मूर्ख बना रहे हैं?
सर मूर्ख नहीं बना रहा है बच्चों। अगर मान लीजिए आपसे ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं एक ही जगह पर और मैं आपसे कहूँ कि बेटा आप खड़े हो जाओ, तो उसमें क्या होगा, कोई एक ही बच्चा खड़ा होगा जिसको मैं कह रहा हूँ, यानी पर्टिकुलर वहां पर यू हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और मैं अगर कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ जगह वापस से यू आ रहा है, लेकिन केवल एक बच्चे को तो पढ़ा नहीं रहा मैं, सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो यू वहां पर कैसे फॉर्म में आ गया, सेंस में आ गया, प्लूरल सेंस में आ गया। तो यू का भी अगर देखेंगे तो यू का भी बेटा प्लूरल क्या होता है, यू होता है। जो समझने वाली चीजें हैं थोड़ा गौर से समझिएगा, क्योंकि सब जगह पर ये चीजें समझाई नहीं जाती है बेटा, और ये एक माइनर मिस्टेक होती है हमारे सेंटेंस में, मैं आगे चल के वो भी समझाऊंगा, जहां पर बच्चे गलतियां करते हैं और टीचर्स भी उन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर मैं यहाँ जगह बात करूँ तो देखिए, ही का भी प्लूरल दे, सी का भी प्लूरल निकल करके आया दे, और इट का भी प्लूरल निकल करके आया दे। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि हमारे पास में जितने भी पर्सन हैं, सभी पर्सन अपने अपने प्लूरल लेकर के आते हैं। तो जब अपने अपने प्लूरल लेकर के आते हैं, तो हमें टेंस में जब भी नरेशन बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो हमें इसका भी विशेष ध्यान रखना है कि जो हम पर्सन जो हमारा आया है, जिस पर्सन को हम चेंज कर रहे हैं, वो पर्सन एक्चुअल में वो पर्सन एक्चुअल में सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो पर्सन सिंगुलर है तो उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अगर वो पर्सन प्लूरल है तो हम उस पर्सन का जो भी चेंज होगा उस पर्सन का हम क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं तो समस्याएं आगे के लिए बढ़ेंगी। स्कूली स्तर में क्या होता है, ज्यादातर चीजें टीचर इन चीजों को माइंड नहीं करते हैं, इग्नोर करके चीजें सही भी कर देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, लगे हाथ आप वो भी समझ लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं। अगर देखेंगे, ये जो हमारा फर्स्ट पर्सन है बेटा, इस फर्स्ट पर्सन को हम कहते हैं स्पीकर। फर्स्ट पर्सन को कहते हैं स्पीकर। और ये जो हमारा सेकंड पर्सन है, इस सेकंड पर्सन को हम कहते हैं लिसनर। देखो, और ये जो थर्ड पर्सन है, अगर मैं बात करूं तो क्लास में क्या होता है, कभी भी अगर क्लासेस चलाई जाती हैं तो वहां जगह कुछ बच्चे तो पढ़ने वाले होते हैं, है ना, एक तो पढ़ाने वाला होता है। मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ाने वाला हुआ, तो मैं हो गया क्या, स्पीकर। कुछ बच्चे बैठ करके पढ़ते हैं, जो बैठ करके पढ़ते हैं वो हमारे क्या हो गए, लिसनर। अब कुछ उसमें ऐसे होते हैं, है ना, महानुभाव कह लीजिए, तो वो महानुभाव ऐसे होते हैं जिनका ना तो टीचर से कोई लेना देना होता है और ना ही सब्जेक्ट से कोई लेना देना होता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं नॉन एक्टिव। तो इसका मतलब ये है बेटा कि ये थर्ड पर्सन जो हमारा है, ये हमारा क्या कहलाता है, नॉन एक्टिव पर्सन। क्या कहलाता है, नॉन एक्टिव पर्सन। नॉन एक्टिव पर्सन होने के कारण ही बेटा इसे हम क्या करते हैं, नो चेंज करते हैं, आपने सीखा होगा। तो यहां जगह तक की बातें हो गई। अब हम प्रोनाउन में इसका नरेशन में कैसे यूज करेंगे, बस यही चीजें देख लीजिए। नरेशन में हम जब भी इसका यूज करेंगे बेटा, देखिए क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट की बात करते हैं भाई। तो जब भी हम प्रोनाउन की चेंजिंग करते हैं तो हमें इस चीज का हमेशा ध्यान में रखना है कि मान लीजिए एक आदमी है, उसका 123 उसके 123 बच्चे हैं, है ना, एक आदमी है, उसके 123 बच्चे हैं। तो ये 123 क्या डिपेंड करता है बेटा, थोड़ा सा हंसी मजाक वाली बातें हो जाती हैं बीच बीच में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आओ बात करते हैं बेटा 1 2 3 का, ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है। चलिए, 1 का मतलब होता है बेटा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। 2 का सेंस होता है बेटा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन। 3 का जो सेंस होता है ये हमारा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो अगर फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे बेटा, तो फर्स्ट पर्सन जो हमारा चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन जो हमारा चेंज होगा,
एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, है ना। एस का मतलब क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट। एस का सेंस हमारा निकल करके आया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट किसका होना चाहिए बेटा, सब्जेक्ट हमारा होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब। किसका होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब। या मैं यहां जगह ऐसे लिख देता हूं, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ओ का मतलब होता है बेटा ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और थर्ड पर्सन एन का मतलब होता है नो चेंज, नो चेंज। यानी जब भी हम पर्सन को चेंज करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट पर्सन होगा वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन जब चेंज होगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। और थर्ड पर्सन में कुछ भी आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, दे आ जाए, नेम आ जाए, तो वो हमारा क्या होगा बेटा, नो चेंज। तो ये जो भी चेंज आपको सिखाया गया, ये चेंज आपको कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, रिपोर्टेड स्पीच में। तो आशा करते हैं कि यहाँ जगह तक की चीजें आपको समझ में आई हैं। बस आज की बातें यहीं तक, कल फिर बातें करेंगे, अपने इसी टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो सब स्वस्थ रहिए, पढ़ाई लिखाई करिए। कल फिर मिलते हैं आपसे इसी टाइम पर। सबको धन्यवाद।